भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैनॉट प्लेस पे मैं मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। आज जो चर्चा है वो ये कि सरकार आर्थिक आधार पर तय कर रही है आरक्षण, कैबिनेट से प्रूव, और उसी पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए यानी हर गरीब को अब आरक्षण मिलेगा। राहुल हमारे साथ मौजूद है, राहुल कश्यप। मैं आऊं उसके बाद में कांग्रेस की तरफ मूव करना चाहूंगा। अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी हुई है जी। देखिए, इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली भी देखा जाए। पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसने पहली बार कोशिश की गई थी कि एक हिंदू वोट बैंक की तैयारी की कोशिश हुई थी उसमें, और इस बार एक सवर्ण वोट बैंक बनाने की भी कोशिश है। इसको हम लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सवर्ण वोट बैंक पहली बात जी, उसी को ये टारगेट किया गया है जी। दूसरी बात यह है कि अगर ये 50% का जो कैप है अगर उसको ब्रीच किया गया जी, तो वो फ्लड गेट्स खोलेगा जी। वो कहां तक जाएगा? या तो 9th शेड्यूल के थ्रू लाएंगे जो कि एक तमिलनाडु में एक तरह से चल रहा है जी। अदरवाइज संशोधन लाएंगे तो कितनी बार किन किन चीजों पर लाएंगे, ये लिमिट आखिर कहां तक जाएगी जी। जनसंख्या कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो उससे भी बड़ी बात कि अगर सरकारी नौकरियां तो खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, द पाई हैज बिकम स्मॉलर देन एवर जी। और उसके ऊपर अगर आप रिजर्वेशन का चक्कर बढ़ाते रहेंगे तो ये जो पुराना ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स था उसी में हम लोग फिर घुस रहे हैं, सिवाय इसके कि नौकरियों का जो स्प्रेड है वो कहां बढ़ रहा है जी। एक तरफ आप कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ना चाहिए, इकोनॉमी का साइज ग्रो करना चाहिए, सरकारी नौकरियां कम होनी चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट बी आउट ऑफ बिजनेस। तो ये आखिर जो रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं 10%, 15%, वो आखिर किसके और किन चीजों के कॉस्ट पर जा रहा है? मतलब आपको लग रहा है ये 10% जो है इसे वाई वॉश है? नहीं, नौकरियां हैं कहां? नौकरियां कहां हैं? आज से 20 साल 25 साल पहले जो एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर सरकार होती थी, सरकार तो पीछे भाग रही है। सवाल यही है, सवाल बड़ा ये है जी। मैं आया जी, जी मैं आ रहा बेटा जी जी जी। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने साल से जो आरक्षण का खेल चल रहा था, 49% दिया जा रहा था, तो अभी जब मैं लोगों की बातें सुन रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि जुमला है, जब स्वर्ण को 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो भी इकोनॉमिक कंडीशन देखकर कि हाँ इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो लोगों को फिर प्रॉब्लम क्या है? जब इतने साल से SC, ST और OBC को दिया जा रहा था बिना इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखे हुए, ठीक है, तो उसमें लोगों की प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब जब दिया जा रहा है वो भी आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से, फिर लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है तो क्यों हो रहा है जी? मैं जी बहुत देर से मेरे दो सवाल हैं। एक तो कांग्रेस प्रवक्ता से, जिन्होंने ये कहा है कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण जो दिया जा रहा है तो नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? तो कांग्रेस पार्टी आज पूरी उछल कूद मचा रही है, तो वो क्यों नहीं इस आरक्षण को खत्म करने के लिए मांग करती? कांग्रेस जब नौकरियां ही नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं कहा ये बात, नहीं कहा, अभी वो बोली नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे थे कि बहन जी ने मांग की 10% की कि भाई 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उन्हें आरक्षण दो, तो मोदी जी ने ये कर दिखाया है। तो क्या बहन जी जो है मोदी जी का हाथ पकड़ के साथ चलने के लिए तैयार है 2019 में? नहीं तो सारा खेल यही है क्या? भाई जब ये कह रहे हैं तो इस खेल को करने में हमें भी क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, जब खेल ही चल रहा है देश में तो इसके ऊपर बात करने में फिर क्या दिक्कत है? देखिए, इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं और ये इस देश को मान चुका, ये देश भी मान चुका और इस देश की जनता भी मान चुकी कि अभी मोदी जी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, अभी उनको किसी सहारे की जरूरत है। 4 साल आप देश को भ्रमित करके आज आप पूरे देश दुनिया में घूमे आते हैं, देश की जनता को सतीश जी आपको सहारे की जरूरत है। सतीश जी, लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी ही राजनीतिक रूप से परिपक्व है तभी ये आया है। देखिए, आटे में नमक चल सकता है लेकिन नमक में आटा नहीं चल सकता जी। सबसे पहली बात करण आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आर्थिक आधार पर दिया गया है तो लोगों को धन्यवाद करना चाहिए बहन जी का, जिन्होंने सबसे पहले मोदी साहब से भी पहले इस मांग को उठाया था। लेकिन उसके बाद एक प्रश्न इसमें यह उठता है कि जो SC, ST की जो सीट्स होती हैं रिजर्व, उसमें अगर कोई बच्चा हायर ग्रेड पे क्वालिफाई करता है तो उसको जनरल कोटे में अनरिजर्व में नहीं कंसीडर किया जाता। सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आई है कि अगर आप छूट लेते हैं आयु में और बाकी मानकों में अगर आप छूट लेते हैं तो आपको अनरिजर्व में कंसीडर नहीं किया जाएगा।
तो मूल रूप से 50% में वो 15% जातियां ही चुनकर आती हैं। आपकी जेब से निकाल के आप ही को आरक्षण दे दिया गया, कुछ भी ज्यादा नहीं मिला इसमें आपको। जी आप कम कर दिया। जी कम कर अरे दिया। स्वर्ण को भाई साहब, मैं आ रहा हूँ अभ्यास जी। अरे पॉलिटिकल पार्टी जो उठा रहे हैं ना कि आर्थिक क्यों लगा दिया, हाँ। देखिए पिछड़ी जातियों में भी आर्थिक आधार हो गया है क्रीमी लेयर देने से, इसलिए ये कहना कि इसी में आर्थिक है ये गलत है। कहीं ना कहीं ये कैप लगानी पड़ेगी, वहां लगाया गया है। अरे सतीश भैया आप तो हर चीज जानते हो और बोलते हो, मोदी जी के लिए भी स्कूल खोल देना एक, ये मोदी जी के लिए भी राजनीति के लिए एक स्कूल खोल देंगे। इनका सवाल ये है, सवाल मत घुमाओ, इनका कहना ये है कि जो 15% स्वर्ण जातियां हैं उनको जब 50% रिजर्वेशन मिल रहा था तो उनको 10% पे क्यों अटका रहे हो भाई, है ना, क्यों लूट रहे हो? गलत बात है। 50% रिजर्वेशन स्वर्ण जातियों के लिए होता नहीं है, सबके लिए ओपन होता है। आपको क्लियर कर दूं, अरे भैया 50% उस जो जनरल है उसमें कोई भी फाइट कर सकता है बिना किसी रिजर्वेशन। तो मैं क्लियर कर दूं, आप ये जो बोल रहे हैं, आप जो नहीं, मैं बोलने दूं, कम से कम यहाँ तो बोलने दो, और जगह तो बोलने ही नहीं देते कि मैं आरक्षण लेके आया हूँ। एक बात बता दूं कि फिर मैं क्लियर करता हूँ, जो 50% अनरिजर्व सीट है वो सवर्णों या पिछड़ी जात के रिजर्व नहीं होती, वो सबके लिए ओपन होती है। तो अगर आप क्वालिफाइड करते हो तो उसमें क्वालिफाइड हो सकते हो। तो अगर ये 10%, अब सुनिए, अगर ये 10% और मेरी बात ये है, आपको सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, क्लियर कर, सिर्फ 10 सेकंड। जी जी एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। देखिए, जो विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर पहले विश्वविद्यालय को 1 यूनिट माना जाता, अब डिपार्टमेंट को मान लिया। पहले रोस्टर प्रणाली 200 अंकों की थी, अब उसको 13% कर दिया। अगर 4 पोस्टें पहली जनरल को जाएंगी, उसके बाद एक ओबीसी को जाएगी, फिर जनरल को जाएगी, 7वें नंबर पे एससी आएगा। आप मुझे कॉलेज में वो डिपार्टमेंट बताइए कि जहां 4 ही लेक्चरर होते हैं, 13 पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं, एसटी कभी आएगा नहीं। और दलित को नौकरी पाने के लिए 30 साल जनरल के रिटायरमेंट होने का इंतजार करना पड़ेगा। सर आप ये बताइए, सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि हम एक मिनट बहस नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टी। सर मोदी सरकार ने यह कहा था कि देश के अच्छे दिन आएंगे, पब्लिक के सबके अच्छे दिन आएंगे। जी कहा था। यदि अच्छे दिन आने का मतलब है तो फिर आरक्षण की बात का क्या मतलब है? अच्छे दिन का मतलब ये होता है कि पूरे देश की जो जनता है 125 करोड़, वो बार बार कहते हैं, उसका मतलब ये है कि आप 125 करोड़ व्यक्तियों को आप रोजगार क्रिएट करने के लिए प्रयास कीजिए। आरक्षण का क्या मतलब रहेगा कि आरक्षण देंगे? आरक्षण का मतलब ये है कि यदि खाने के लिए रोटी 4, खाने वाले 50, तो भैया 50 के लिए रोजगार पैदा करो ना। अगर आप रोजगार पैदा करते हैं 50 व्यक्तियों के लिए, फिर आरक्षण की जरूरत ही खत्म नहीं है। ना तो कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, राइट। देखिए, मोदी जी के जुमले जो हैं वो, मोदी जी के जुमले जो हैं, जब तक वो राजनीतिक मंचों तक थे तो ठीक था, मगर अब मोदी जी के जुमले राजनीतिक मंचों से संसद तक आ गए हैं, ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी जी जो 10% गरीबों को आरक्षण देकर अपने पाप धोना चाहते हैं, उनके पास क्या जवाब है कि आज देश का युवा जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। सिर्फ 2018 में 110 लाख नौकरियां जो है वो कम हुई हैं। जो हमारा किसान है वो लगातार आत्महत्या करने को मजबूर है, वो सड़कों पर उतर आया है। लेकिन मोदी जी के पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है। क्या नीयत है, क्या नीति है? सिर्फ 10% आरक्षण की बात करने से आपके पाप नहीं धुल जाते। रामलीला मैदान में गरीब दलितों की खिचड़ी बना के आपके पाप नहीं धुल जाते। आपने क्या किया दलितों के साथ? आपने क्या किया आर्थिक वर्ग के पिछड़े लोगों के साथ? आपने कुछ नहीं किया। 4.5 साल आपका कंप्लीट फेलियर रहा, और अब आपको लगता है कि 10% की लॉलीपॉप देकर आपको जनता 2019 में वोट दे देगी? बिल्कुल वोट नहीं देगी, क्योंकि मोदी जी इज अ कंप्लीट फेलियर। जी ठीक है, ऑफ कोर्स मोदी जी इज अ कंप्लीट फेलियर। जी ठीक, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट। देखिए, जब आपने ये डिबेट शुरू करी थी तभी आपने लोगों ने से पूछा और लोगों ने बता दिया था वो क्या सोचते हैं। मेरा ये कहना है कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर हम देश की राजधानी के बिल्कुल हार्ट कनॉट प्लेस में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए और किसका नहीं, अपने आप में यही बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। बहुत पहले कबीर जी ने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। लेकिन आज भी हालात इस देश के अंदर बजे हुए हैं कि आज मैं कह रहा हूं ये सारे के सारे लोग इस बात पे बात कर रहे हैं किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए। आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए। आप आर्थिक आधार पर क्लियर हैं या नहीं हैं?
सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ बातें मोदी जी जो कहते हैं सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, हम लगातार सुन रहे हैं 6 साल से। वो अच्छा बोलते हैं तो सुनने में अच्छी लगती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं बोलते, ड्रामेटिक बोलते हैं। अच्छा नहीं बोलते, ड्रामेटिक बोलते हैं। अच्छा बोलते नहीं है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ड्रामेटिक बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते, ड्रामा करते हैं, लोगों को ड्रामे में ताली बजाने में मजा आता है। अच्छा, सच्चाई ये है वो मजाक करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। वो कोई काम की चीज नहीं बोलते। सिर्फ एक मिनट रुक जाओ, आपको पूरा मौका मिला था। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, एक मदारी की तरह नाच नचाना। जनता के आज तक जो लोग पिछड़े हुए हैं, जाति के हिसाब से पिछड़े हुए, उनको नौकरी दे नहीं पाए आप। नौकरी है नहीं देश के अंदर, और आप कह रहे हो कि गरीब उनको दे देंगे। गरीब आदमी को यह भी नहीं मालूम होता कि सरकार के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री ढंग से है, राष्ट्रपति, वो बेचारा रोटी के पीछे घूमता रहता है। तो चंदा भी रोटी दिखाई देता है, माँ भी रोटी दिखाई देती है, पेड़ भी रोटी दिखाई देता है। क्यों बेब को बना रहे हो? कितना पाप कमाओगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। राम को बेचने चले थे, हनुमान की जात बता दी, अब इंसान को भी धोखा देते चले हो। इंसान को ही धोखा दे रहे हो, इंसान की हत्या कर दी। नहीं, देखिए पार्टीज को ये क्लियर करना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, कि वो 10% के साथ हैं कि नहीं। ये ड्रामेबाजी की आलोचना जो दूसरों के ऊपर करते हैं। मैं कह रहा हूँ आपके सामने, कल वो संसद का सत्र बढ़ाए, हम साथ हैं। मैं कह रहा हूँ मैं साथ हूँ, पार्टी साथ है। कल आप सत्र बुलाओ, आप कल सत्र बुलाओ। आप आखिर के टाइम में ड्रामे कर रहे हो। जब 2 महीने आपकी सरकार को रह गए, आचार संहिता लगने वाली है, आप जानते कुछ कर नहीं पाओगे, आप बेमतलब ड्रामे कर रहे हो। आप ये बताइए कि 50% के अंदर की आप सपोर्ट में करते हैं कि बाहर के? हमने ये कह दिया अभी 2 घंटे पहले की बात है। हम कह रहे हैं कि मूल रूप से हम इसके साथ हैं, मूल रूप से हम इसके साथ में हैं। ये तो सत्ता में वो बताएगी, ये तो जो सत्ता में वो बताएंगे, ये तो जो सत्ता में वो बताएंगे कि उनके बाद में ब्लूप्रिंट क्या है इसका, ये मैं क्यों बताऊंगा? प्रतीक जी, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे वाजिब सवाल हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। सरकार की नौकरियां भी घटी है, सरकार को करना था तो थोड़ा पहले भी करना चाहिए था, ये सब सवाल सही है। और रोस्टर का है वो भी सही है। अब देखिए ऐसा है कि भाई हम लोग तो अभी तक ये मानते थे कि अगर दुनिया में कहीं अभिनय सम्राट का राजनीति में अगर किसी को मिलना हो पुरस्कार तो वो केजरीवाल जी को मिलेगा। ये मोदी कह रहे हैं, मैं वो इसलिए उसका नाम मोदी है। तो हम लोगों ने देखा, हमारे मित्र रहे हैं ना, लंबे समय तक साथ देखा, इसलिए वो मोदी भी हो सकते हैं। मेरा कहना है कि एक साहसी कदम जो लंबे समय से ही देश की आवश्यकता थी, आरक्षण के कारण जो समाज में एक असंतुलन कायम हो रहा था, असंतोष बढ़ रहा था, उसको ठीक करने के लिए ये लाना जरूरी था। इसको लाया है, इसको समर्थन करना चाहिए। बाकी चीजें आप जो लोग उठा रहे हैं ये पाखंड कर रहे हैं। मैं आरक्षण के कारण कह रहे हैं संतुलन था, तो आप संतुलन को बढ़ा रहे हैं। खत्म करो ना, फिर खत्म करो। राहुल देखो अवधेश जी, मोदी जी को और बीजेपी को सद्बुद्धि कहां से आई? जब दलितों के घर की बनी हुई खिचड़ी खाई ना रात में, सुबह तक यही मामला समझ में आ गया। आरक्षण की कितनी पॉलिटिक्स नहीं है, ये सच्चाई है। फिर मैं बताता हूँ, 4.5 साल में समझ में नहीं आई, लेकिन ये 3 राज्यों में जब नोटा आया तो नोटा का जो सोटा मिला है वो समझ में आई है। 3 राज्यों के परिणामों ने भाजपा की हालत खराब कर दी है। 2004 और 2009 में 10 के आंकड़े मिले थे, लोकसभा में 80 में से 10 मिला था। भाजपा को डर है कि अब वही हालत ना हो जाए, और पूरी तरह से जो चुनावी हार है उसका नतीजा है भाजपा की अब एक तरह से बोरिया बिस्तर बन चुकी है। सबसे जरूरी बात यह है कि जिन लोगों ने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए पार्टियां बनाई हैं, बहुजन समाज पार्टी करते हैं और सिर्फ एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों ने अपने उसी पर्पस को डिफीट किया। सबसे पहली बात यह है, बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट एमपी कैसे है? कोई ये मुझे समझा दे कि सबसे ज्यादा रामविलास पासवान ने ये 10% की बात की थी एज ए शेड्यूल्ड कास्ट लीडर, बहन जी ने की, आठवले ने इसे प्रपोज किया है, बहन जी ने की है। तो आज ये उसके बावजूद सुन लीजिए उसके बावजूद बीजेपी में जिन ऑप्रेस्ड कास्ट की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा कैसे आते हैं, कोई मुझे ये समझाए। समस्या है, पूछना चाहता हूँ जी, आपको सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करने वाले पासवान जी हैं। आज पासवान जी अपनी बात क्लियर करें। नहीं आप मैंने ये कहा था कि बीजेपी में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी और एसटी एमपीज कैसे आते हैं, इसका जवाब दें। आते नहीं है, इस बार आ गए। हमारा दुर्भाग्य यही है
पूरी राहुल जी, listen him. He is responding. देखो, इसका सबसे देखिए, आरक्षण पैदा कहाँ से होता है? सवाल का जवाब जवाब ही है। आरक्षण पैदा कहाँ से हुआ? बाबा साहब ने जब ये कहा कि इस देश में दलितों की बात करने वाले सेपरेट इलेक्टोरल हो, गांधी जी और बाबा साहब के बीच में समझौता है, लिखित समझौता है। गांधी जी ने उनकी बात को माना नहीं, उसके सापेक्ष उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दिया। मैं बाबा साहब के आने के पहले 1 मिनट, मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने विभाजन करने के लिए सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था की और उसमें ब्राह्मणों को दिया। आरक्षण का आधार इस देश में अंग्रेजों ने दिया था, बाबा साहब ने बहुत बाद में उसकी बात की थी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण की बात की। अंग्रेजों ने इस देश में जाति को बांटने के होल्ड ऑन, बहुत बहस हो गई। जनता के बीच में आना चाहिए। जी मैं आ रहा हूं। जी बाबूजी, जी हम एक नई बात कहना चाह रहे हैं जो आज तक आपके बीच में किसी ने नहीं कही। अब आप नई बात कहना चाह रहे हैं? जी सतीश, हाँ जी बोलो। इस देश में जब तक इस देश की जनता ईमानदार प्रत्याशी सभासद से लेकर और सांसद तक नहीं चुनेगी, तब तक आप रोज प्रोग्राम करते रहिएगा। हम अगर क्या नाम जो है चुनाव में क्या नाम जो है वोट डालते रहेंगे। नहीं, वोट नहीं डालते रहेंगे, हम क्या लंगर खाते रहेंगे प्रत्याशियों के। आज प्रतीक जी, प्रधान का चुनाव 20 लाख रुपए का हो गया। कितने का? 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए का चुनाव होता है प्रधान का। सभासद का चुनाव 20 लाख से 50 लाख रुपए का होता है। एमएलए एमपी का चुनाव 2 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का हो गया। इनके बाप पैसा रख गए क्या? जब तक इस देश की जनता ईमानदार आदमी नहीं चुनेगी, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। ऐसी राजनीति होती रहेगी, आप प्रोग्राम करते रहेंगे। ठीक है जी। ईमानदार है कौन आज के समय में, ये तो बताएं। जितने नेता लोग बैठे हैं इसमें से सब लोग अपने आप को ईमानदार बताते हैं। जब चुनाव आता है तो सारी पार्टियों के नेता जैसे नहीं होता, गिद्धों की तरीके से निकल जाते हैं और क्या होता है कि आरक्षण। अरे भाई, आप लोग करते क्या हो? जब चुनाव आता है तो आप लोग आरक्षण दुनिया भर की बातें करने लगते हो। 4.5 साल कोई भी गवर्नमेंट हो, न मैं बीजेपी की बुराई कर रहा हूँ, न कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ, न सपा की बुराई कर रहा हूँ, किसी की भी नहीं, लेकिन सारे नेता सब एकदम एक जैसे ही हैं, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? मैं डॉक्टर शशि यादव बोल रहा हूँ। डॉक्टर शशि जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले, जी। मैं पंकज राणा सभी पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो सभी पार्टियां बैठी हैं कि जातिवाद फैला रही हैं इस देश में कि इसको इतना % दे दीजिए, इसको इतना % दे दीजिए, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ सबको बराबर क्यों ना दिया जाए? ये 15%, 10%, 30%, इसको या तो खत्म कीजिए या सबको बराबर दीजिए, आर्थिक स्थिति पे दीजिए, गरीब लोगों को दीजिए। यूपी में 2 महीने बाद चुनाव है, उससे पहले इन्होंने 10% की चुनाव है। लोकसभा के जो हैं उससे पहले ही भाजपा वालों ने 10% वाला गोली क्यों दी है पब्लिक को मूर्ख समझ रहे हैं। आप सभी जानते कि पार्लियामेंट सेशन खत्म होने जा रहा है और चुनाव आने के पहले ही 10% 10% देकर उसको आरक्षण देकर लोग की वोट बटोरने के लिए सभी ये साली जब झूठी वो खड़े हुई साहब जी, बहुत देर से आपका नंबर नहीं आ रहा था, तो आपकी तो पार्टी इसी पे बनी है, आपने तो पार्टी इसी पे बनाई, इसी आधार पर बनाई जी, आरक्षण पर। जी तो ये प्लीज भाई आराम से जी। अभी 16 दिसंबर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा जी ने कविनगर रामलीला मैदान में मीटिंग करी थी, सिर्फ यही। आप अपनी बात कहिए, क्या आप फेवर में हैं? किसके में? जो 10% मिला है? नहीं, हम फेवर में नहीं है, हमको ठीक थोड़ी ले रहे हैं। तो क्या चाहिए आपको? हमें तो 50% चाहिए, नहीं तो खत्म करो, जाति आधार पर करो, जाति आधार पर करो। मतलब 50% है और 50% उधर? हाँ। देखिए, मैं जब पार्टियां ये काम करती हैं, स्कूल नहीं बनाए, हॉस्पिटल नहीं बनाए, पेंशन नहीं दी, अब दिमाग में क्या आ रहा है, क्योंकि जब स्कूल बनते हैं तो उसमें सबके बच्चे जाते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं जाति का जाएगा और धर्म का जाएगा, हॉस्पिटल होगा सबके काम आएगा, ये सारे काम तो करे नहीं मोदी जी ने, तो अब उनको ये आरक्षण की चीज सूझ रही है, क्योंकि अगर सब कुछ करते तो सारी जातियां उनको वोट करती, अब सब खिलाफ में है, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे सवर्ण हो, सब खिलाफ है। चलिए मान तो रहे हैं कि सबने उनको वोट दिया था ना पिछली बार दिया था, तो पिछली बार तो इसलिए दिया था ना, बाजीगरी दिखाई थी और वो कांग्रेस से नाराज होकर दिया था, वो कांग्रेस से नाराज होकर दिया था। अब इस बात को 2014 में समझ लीजिए कि कांग्रेस से बहुत नाराज थे लोग, लोगों ने जो विकल्प सामने दिखाई दिया उसको दे दिया,
उन्होंने गुजरात मॉडल जो परोसा, अब हर आदमी गुजरात तो गया नहीं बेचारा, उन्होंने कहा जी गुजरात का मॉडल बहुत अच्छा होगा, वो भूल गया था कि गुजरात का मॉडल तो 2002 वाला है, जो वो रिपीट करने की बुलंदशहर में कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी को लगता है कि जो राफेल है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों का मुद्दा है, जो जिस तरीके से मोदी जी ने मध्यम वर्गीय उद्यमी को बिल्कुल दबा दिया है, चाहे वो नोटबंदी से हो, चाहे वो जीएसटी से हो, जिस तरीके से मोदी जी ने मध्यम वर्ग को और निम्न वर्ग को खत्म करने का काम किया है, मोदी जी को लगता है ये 10% का जुमला मैं छोड़ दूं और इससे मेरा 2019 का चुनाव। राम मंदिर से बचने का तरीका, राम मंदिर पे तो जायज ला नहीं पा रहे, तो जो लोगों ने पैसा दिया है, हम सबसे पैसा लूट लूट के मंदिर बनाएंगे, बाप दादाओं ने दे दिया मंदिर बनेगा, तो वो सवर्ण जातियों के लिए एक नई तरीका का खेल खेला है। आपकी पार्टी, अच्छा आपकी पार्टी राम मंदिर के साथ है? नहीं, हम सारे मंदिरों के साथ हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का आरक्षण के अंदर राजनीतिक स्वार्थ है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीरियसली आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहती और सभी जातियों को या तो समान रूप से आरक्षण मिले, जैसा अभी 10% या बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, या तो सबको बराबर। जी, आपने मुझे मंदिर के लिए पूछा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि 11 लाख रुपए देंगे आरती के लिए, लेकिन मंदिर बनने के बाद और वो बनाएंगे नहीं। ये सिर्फ ऐसी बेवकूफ बताएंगे। आप 11 लाख देंगे? नहीं बनाएंगे, नहीं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जुमले फेंकते हैं। देखिए, इस सिनेरियो में पूरे देश में 2 ही तरह की जातियां हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, बाकी कोई तरह की जातियां इस देश में नहीं है। वाह 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 वाह, जब जाति का मजा लिया तब आपको नहीं पता लगा ये जन्म के आधार पर जाति मिल रही है। अगर आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, लेकिन आरक्षण के आधार को खत्म करो। इस देश में अगर कोई जाति को खत्म करना चाहता है तो दलित खत्म करना चाहते हैं, हम इससे छुटकारा चाहते हैं। आप जाति खत्म करो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। अमीर गरीब नहीं है, आप जाति खत्म करो। नहीं, जाति हम कहते, जातीय व्यवस्था के पायदान पर नीचे उसकी जिम्मेदारी नहीं ना वो खत्म कर सकता। जब तक ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति जो जातीय पायदान के ऊपरे पायदान पर खड़ा है, जाति वही छोड़ेगा, तभी जाति खत्म होगी। इस देश में अगर नोटबंदी हो सकती है तो इस देश में जातबंदी कर दो, आरक्षण हम छोड़ देंगे। अगर 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब, तो ये बताइए कि जब आर्थिक रूप से संपन्न दलित एक घोड़ी पर चढ़ता है, शान शौकत के साथ, गाड़ियों के काफिले के साथ अपनी बारात निकालता है, मूंछ रखता है, तो उसको क्यों मारा जाता है? जान से मार दिया गया, जला दिया गया। इसमें अमीरी गरीबी कहा गई। वो कितना ही संपन्न हो जाए, फॉर्च्यूनर में चले, उसकी फॉर्च्यूनर तोड़ दी जाएगी। ये जातिवाद होता है। देखिए, इस तरह की कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई कोई भी करता है तो उसको खेद व्यक्त करना चाहिए, उसका पूरा विरोध करना चाहिए। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर जाति, अरे मुझे तो बोलने दो, आप हमेशा बोलोगे। नोटा और सोटा दोनों बीजेपी के लिए है और इसीलिए 10% जो आरक्षण देने की बात की जा रही है, ये केवल 2019 में नोटा से बचने के लिए, कि ऐसा ना हो जाए कि हमारा नोटा 2019 में भी हमारे पास सोटा बरसाए और हम कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाए। तो केवल और केवल ये लुभाने वाली, बरगलाने वाली और छलने वाली रणनीति है। मैं आया, ऑफकोर्स आया। क्या लिख के लाए हो? 3-4 मुद्दे ऐसे हैं। कैनॉट प्लेस पे आज बहस हो रही है गरीबों से मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर, सरकार के स्टेप्स को लेकर तमाम चर्चा में लोग और बातचीत के सिलसिले को इसी को जोड़ते हुए। जी हाँ, जब मैं गया था ब्रेक पे तो सवाल ये हो रहा था कि आखिर आरक्षण का जो आधार है कहीं उस पर तो चोट नहीं है, जो कि सतीश जी कह रहे थे। लेकिन मेरे पास अभी कुछ देर पहले जो फोन आया वो बिहार से आया, जो प्रोग्राम देख रहे थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो ओबीसी हैं उसमें जो कुछ जातियां ऐसी हैं जो बड़ी मजबूत हैं, उनको तो फायदा मिल जाता है, लेकिन जो नीचे हैं उनको नहीं मिलता। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ओबीसी में क्रीमी लेयर की बात है, तो वहां पे ये बात मेंशन है। ऐसा है कि सरकार ने एक समिति बनाई थी कि उस पर जांच करके एक मोस्ट बैकवर्ड क्लास एक बनाया जाए। उसकी रिपोर्ट शायद आने वाली है। उनका ठीक सवाल था, यही सवाल उठाया गया कि पिछड़ों में आरक्षण को वो हो सकता है। चुनाव से आप लड़िए, मैं बेसिक बात करूंगा। नहीं, देखिए आप बात सुन लो ना, चुनाव का हो सकता है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव का लाभ लेना चाहती होगी, लेकिन
लेकिन ये सरकार की नजर में थी, पहले की भी सरकार के, कि बैकवर्ड क्लास में भी एक विशेष पक्ष को ज्यादा इसका लाभ मिल रहा है, तो उसकी जांच करके उसका परसेंटेज निकाल के और एक एमबीसी करके आरक्षण के कभी मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, कभी कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, कभी कुछ, तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा किसके लिए क्या करना चाहते हैं। पर कुछ लोग, कुछ जातियों का प्रभुत्व हो गया है, वो आरक्षण लिमिटेड हो गया। ओबीसी 4-5 जातियों में लिमिटेड है, एससी के जो अभी आपने कहां तक ले जाओ, वो लिमिटेड है, एसटी में भी हम बार-बार कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इसको न्यायपूर्ण, न्याय संगत बनाना है कि नहीं बनाना है, या कुछ जातियों तक जो लिमिटेड होके रह गया है वो उनका प्रभुत्व चल रहा है, उसके विदिन एक जो कास्ट सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है उसको कैसे खत्म किया जाए। मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है। नेताओं से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पैसा है। मैं बहुत छोटा सवाल बोलना चाह रहे थे जी। मैंने कुछ ऐसा देखा है कि 4-4.5 साल में मोदी ने घूम घूम के ये देखा है कि अब वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा तो चलेगा नहीं, अब उनको एसटी के लिए खिचड़ी और ये आरक्षण याद आ रहा है, परंतु इनसे कुछ होने वाला नहीं है। पब्लिक बहुत समझदार हो गई है और मैं ये कहता हूँ आरक्षण, मैं दिल्ली केशवपुरम से हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ ये आरक्षण के मुद्दे खत्म होने चाहिए और गरीब जो आरक्षण की जगह उनको शिक्षा के क्षेत्र में जो नीचे तबका है उनको पूरी तरह से सपोर्ट करनी चाहिए। कहाँ से हैं आप? देहरादून से। और मेरे पास अभी जो फोन आया वो उत्तराखंड से आया और पौड़ी गढ़वाल से वो कहते हैं कि पौड़ी गढ़वाल से, उनका नाम है आनंदमणि डोबरियाल साहब। वो कहते हैं कि मैं उत्तराखंडी ब्राह्मण हूं और मुझे आरक्षण रूपी भीख नहीं चाहिए, लेकिन सबके लिए शिक्षा एक समान हो जाए, उसमें भेदभाव ना हो, शिक्षा में एक जैसी हो। दलितों को भी आप शिक्षा मुफ्त दीजिए, लेकिन कक्षा में पास होने के लिए पूर्णांक पर कोई समझौता ना हो और सभी दलित जो हो वो समृद्ध दलित जो हो वो आरक्षण से बाहर किए जाए। जी ऑफकोर्स। देखिए बीएसपी के जो सांसद हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स की तरह 1 नेशन 1 एजुकेशन भी लाइए। जो सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है उसको मैच नहीं कर सकता वो प्राइवेट स्कूल वाला। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो आरक्षण, एक दूसरा सवाल उत्पन्न ये होता है कि जो आरक्षण विरोधी थे, जो विरोध करते थे आरक्षण का, मेरिट का तर्क देते थे, क्या वो अब भी विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? और दूसरी बात यह है कि मूल समस्या जाति की है। जाति को ध्वस्त करना पड़ेगा, जातिवाद को। सामाजिक समस्याओं के मूल में जाति है, देश का कैंसर है, कोड है। लेकिन आज तक आप देखिए आरएसएस भाजपा ने कौन से आंदोलन किए इस देश में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए? कास्ट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कब हुए? आप जेंडर सेंसिटाइजेशन करते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं कि आपको जेंडर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कास्ट सेंसिटाइजेशन कब करेंगे? कब समझाएंगे कि पीपल आर इक्वल? उनको जाति के आधार पर आप भिन्न मत करिए। जी जी जी, ये जो सवाल है और ये मूलभूत सवाल है, मूलभूत से जुड़े हुए सवाल। देखिए जो मैं आ रहा हूँ नहीं हल्लाबाजी नहीं, ऐसा नहीं। जी जी, जो इन्होंने बताया और जो इन्होंने आपके जो उत्तराखंड से जो ब्राह्मण जी ने बताया कि मुझे भीख नहीं चाहिए, तो ये उन्हीं का नहीं है, जनमानस का है कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार, शिक्षा और अस्पताल चाहिए इस देश को। ये जो भीख रूपी आरक्षण दे रहे हैं इसको दरकार नहीं है किसी को। और जहां तक इन्होंने बताया कि जाति को खत्म करनी चाहिए, तो सबसे पहली मेरी मांग है कि जिस भी फॉर्म में आप भरते हो उस फॉर्म में जाति पर टिक मारनी होती है। वो फॉर्म में वो व्यवस्था क्यों की गई है कि फला जाति का? तो सबसे पहले हर जगह से ये चीजें मिटानी पड़ेगी, ये पूरे सिस्टम से ये हटाना पड़ेगा कि किसी की आप जाति सूचक, आप बोलते हो कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करो, लेकिन हर जगह आप उस फॉर्म में टिक मरवाते हो, कौन सी जात, फला जाति, क्या जात, उसके हिसाब से आप रिजर्वेशन देते हो। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ, बहुत देर से सज्जन खड़े हुए हैं। जी पीछे जी। न्यूज 18 के माध्यम से पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु इस देश का ऐसा राज्य है जहां पर 69% रिजर्वेशन ऑलरेडी है, जो वहां पे है वो तो उसी को लेकर मेरा इस देश से निवेदन यह है कि जो प्रगतिशील समाज है, जो मानवतावादी समाज है, उसको 10% आरक्षण जो गरीब उच्च वर्ग को मिला उसका स्वीकार करना चाहिए। और जो वर्तमान में सरकार है उसको संसदीय दलों का एक बुलाकर निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए। जी बोलिए। हाँ मैं आ रहा हूँ जी। प्रतीक सर, जल्दी बोलो। तालाब में जो पुरैन का पत्ता होता है उस पर से पानी फिसल जाता है। ये सरकार की बात भी एकदम पानी के जैसा स्लिप हो रहा है। वह इसलिए हो रहा है कि अभी जो 10% की बात है, मैं पिछले आरक्षण पे नहीं बोलना चाहता, अभी जो 10% की बात है, यह मछली को
जो आटे की गोली दी जा रही है उसका पेट भरने के लिए नहीं, उसको कांटे में फंसाने की नीयत है, बस यही सीधी सी दिख रही है। जी जी सर, मैं यूपी आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। क्या नाम है बेटा? रजनीश सोनकर नाम है मेरा। जी रजनीश। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कोई भी सरकार आ जाए, रोजगार तो पहली बात खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि सर हर एक साल 50 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट निकलते हैं हर साल। और कोई भी सरकार आ जाए सर, कुछ भी कर ले, मैं नहीं ये मान सकता कि रोजगार खत्म हो, कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती। और सबसे खास बात ये है कि अगर रोजगार देना है किसी भी सरकार को, रोजगार देना है और भेदभाव खत्म करना, आरक्षण खत्म करना है, जाति मतलब भेदभाव खत्म करना है, तो सभी को नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर, सबसे बेस्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, एकदम उसी में लगे हो तुम? एकदम सर। उसमें क्या करते हो? सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर हूँ सर। अच्छा, यस सर। क्या होता है सर? यहाँ पे आपको ये खास बात ये है कि सर यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, ना आरक्षण की बात होती है, अच्छा, नेटवर्क जो तुम्हारा ये है नेटवर्क क्या? हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग, इसमें जिसको बोलते हैं सर। अच्छा, इसमें क्या होता क्या है सर? ये बहुत ही शानदार बिजनेस है जिसमें आप अच्छा यस सर, यहाँ पे आरक्षण खत्म हो सकता है सर, जाते बाद सब कुछ खत्म। अच्छा, मैं इसके ऐसा करें प्रोग्राम खत्म कर ले, उसके बाद तुमसे मिलेंगे। क्या नाम है? रजनीश सर। हाँ जी 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 मैं जी जी। जिस तरह इस मोदी सरकार ने आर्थिक निकष पे आरक्षण दिया है वो असंवैधानिक है और सामाजिक पिछड़ापन है। हाँ। ये दुनिया के 50 देशों में आरक्षण दिया जाता है और वो सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन पे। कल टाटा बिरला अदानी का बेटा गरीब हो जाएगा उसके करने से, तो उसको आरक्षण दिया जाएगा। इस देश में ऑलरेडी सवर्णों को आरक्षण है। इस देश का ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, क्षत्रिय राजघराना और जमींदार है, तो क्या दलितों को जो पिछड़ापन हटाने के लिए अवसर की समानता है जो संविधान में बताया है, तो जो अभी मोदी सरकार ने किया है वो असंवैधानिक है और ये आरक्षण कोर्ट में नहीं टिकेगा, लोगों को पागल बना रही है ऑफ कोर्स ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। आप भी दोनों हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारी स्कूल प्राइवेट का सामना नहीं कर पाते। जल्दी सबसे ज्यादा उसी पे ध्यान दिया गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल प्राइवेट के मुकाबले में आ जाए। हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चे को पढ़ा दो, वो पढ़ जाएगा तो अपने आप अपनी जिंदगी देख लेगा, बशर्ते इसके कि उसको लॉलीपॉप दिया जाओ, बेवकूफ बनाओ कि नौकरियां दे देंगे। है ही नहीं, आप दोगे कहां से? जी देखिए, मेरा ये कहना है कि मान लीजिए एक मिनट के लिए कि मोदी जी ने गरीबों को आरक्षण दे दिया, मगर मोदी जी गरीबों को, बेरोजगारों को नौकरी कब देंगे, ये हमारा सवाल है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने हवाई जहाज का टिकट तो दे दिया, मगर हवाई जहाज जो है वो नीरव मोदी और विजय माल्या लेकर उड़ गए। तो असली बात यह है कि नौकरी कब देंगे। सिर्फ भारत सरकार में 24 लाख इस देश का एजेंडा मोदी सेट कर रहे हैं। जी जी ऑफ कोर्स जी। देहरादून से जल्दी सवाल। हम ये जानना चाहते हैं सरकार को कि भारत आजादी की लड़ने के लिए कितने आरक्षण कोटे में जाकर आजादी लड़ी थी। जब आजादी लड़ने के लिए कोई आरक्षण नहीं था, अब राजनीतिक पार्टी अपने आप को तराजू लेके बैठ गए लोभ लालच के कारण, वोटों के लालच के कारण। जो शिक्षित व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जो वो मौका नहीं मिल पा रहा है, उनको आरक्षण सहयोग करना, आरक्षण की बात नहीं है, उसको सहयोग करें, आगे बढ़ाना। क्या नाम है? सूर्य विक्रम शाही, देहरादून से। सूर्य विक्रम शाही साहब ने कहा कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब आरक्षण। अच्छा क्रांतिकारी मेरे भाई, आज ऐसा करें, आज यही खत्म कर लें, फिर कल मिलेंगे। आज अभी बस सिर्फ कल फिर होती मुलाकात।